वैसे तो मेरी रंगत बिल्कुल साफ सुथरी और गोरी चिट्टी थी। नए नक्श भी बड़े तीखे थे, लेकिन मैं दुबली पतली बहुत थी। बचपन से ही मुझे लड़कों के साथ खेलने कूदने का बड़ा शौक था। अक्सर मैं गली मोहल्ले में लड़कों के साथ ही खेलते हुए नजर आती थी। घर में सबसे छोटी थी, इसलिए माँ बाप का लाड़ प्यार मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही था। मुझसे बड़ी दो बहनें थी जो कि शादीशुदा थी। मेरा ज़्यादातर समय लड़कों के साथ ही गुजरता था, इसलिए मेरा पहनना ओढ़ना भी ऐसा ही था। मैं लड़कों की तरह ही शर्ट और जीन्स पहनती थी, सर पर कैप लगाए रखती थी। क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल यह सब मेरे पसंदीदा खेल थे। मुझे पता ही नहीं चला कि कब समय गुजरने लगा और मैं 15 साल की दहलीज भी पार कर चुकी थी। 15 साल की हुई तो मेरी माँ ने मुझे ज़बरदस्ती घर पर बिठाना शुरू कर दिया। कहने लगी, लड़की हो, तुम घर पर रहा करो, शर्म नहीं आती? इतनी बड़ी हो गई हो और अभी तक मोहल्ले के लड़कों के साथ खेलती नजर आती हो। पाँव देखे हैं तुमने? अपने नंगे पाँव खेल खेल कर कितने बड़े बड़े हो गए हैं। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे नाप की तो अब चप्पल भी मुझे मुश्किल से मिला करेंगी। मर्दों की चप्पल लाकर देनी पड़ेंगी तुम्हें। मैं शुरू से ही लापरवाह थी। माँ की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी। माँ की डांट फटकार सुनने के बाद भी मेरा ध्यान बाहर खेलने जाने वाले क्रिकेट मैच की तरफ था। मैंने मम्मी से विनती की कि बस यह आखिरी बार खेलने दो, लेकिन वह नहीं मानी। मेरा बाहर जाना बिल्कुल बंद कर दिया गया था। बस यह था कि मैं छत पर जाकर पतंग उड़ा लिया करती थी या बराबर वाले सोहित की छत पर जाकर उसकी माँ से शिकायतें लगा लेती थी कि मुझे माँ ने घर में कैदी बनाकर रख दिया है। मेरा उठना बैठना चाल ढाल सब लड़कों जैसा था। तो सोहित मुझे मुस्कुराकर देखकर कहता, कोई बात नहीं काव्या, अब तुम बड़ी भी हो गई हो, अब घर पर रहा करो। सोहित तो उल्टा मुझे ही समझाने लगता। अक्सर मैं उसे उसकी शर्ट लेकर पहना करती थी। बेशक मैं लड़कों के साथ खेल कूद कर बड़ी हुई थी, लेकिन मोहल्ले के लड़कों ने कभी मेरे साथ बदतमीजी या हद पार करने की कोशिश नहीं की थी। और उसकी वजह शायद सोहित था, जो कि हर जगह मेरा रक्षक बनकर मेरे साथ रहता था। माँ के बहुत से काम भी कर दिया करता था, क्योंकि हमारा कोई भाई नहीं था। पापा विदेश में होते थे, 6 महीने बाद ही आते थे। जैसे ही मैंने 14 क्लास पढ़ी, मेरी माँ की सहेली ने मेरा रिश्ता अपने बेटे के लिए मांग लिया। मैं 18 साल की थी जब जबलपुर से मेरी माँ की सहेली ने अपने बेटे का रिश्ता मेरे लिए मांगा था। लेकिन जब मुझे मालूम हुआ तो मैंने माँ से साफ कह दिया कि मैं आपको छोड़कर दूसरे शहर नहीं जाऊंगी। मम्मी कहने लगी, तुम्हारी जो करतूतें हैं मैं अपने पास रखकर जलीन नहीं होना चाहती। अरे इतनी बड़ी हो गई हो और एक कप चाय बनाना नहीं आता? वो मेरी बचपन की सहेली है, बिल्कुल बहनों जैसा। आपस में प्यार है, वह तेरे सारे कमी छुपा लेंगी और यह मेरी माँ की सबसे बड़ी गलती थी। खैर मेरी शादी की तरफ कोई ध्यान नहीं था। अभी तक मेरा दिमाग बस खेलकूद में ही अटका रहता था। शादी से 4 दिन पहले तक मैं बाहर निकलने की तरकीब करती रहती थी और छुप छुप कर बाहर निकल भी जाया करती थी। मेरी माँ मुझे ज़बरदस्ती खींच खींच कर घर में बंद करती थी कि शादी होने में 4 दिन बचे हैं और इस लड़की को चैन नहीं। अरे दुल्हन इस तरह शादी से पहले ही इधर उधर भागती फिरे तो उसके ऊपर रंग रूप नहीं चढ़ता। और इस 4 दिन मैंने बड़े ही मुश्किल से अपने देख रखा था। मेरी सास जबलपुर में ही रहती थी, इसलिए वहाँ पर मेरा आना जाना ना होने के बराबर था। 4-5 साल बाद मम्मी की यह सहेली हमारे घर मिलने आती थी। हफ्ता 10 दिन रहकर वापस चली जाती थी। इसलिए मुझे ना तो अपने सास के घर के माहौल के बारे में कुछ पता था, ना ही अपने पति सुमित के बारे में। बेशक मेरा सारा बचपन लड़कों के साथ खेलकूद कर गुजरा था, लेकिन जिन नज़रों से सुमित मुझे देख रहा था और जो उलझन मुझे उसकी नज़रों से महसूस हो रही थी, कभी उन लड़कों से नहीं हुई थी जिसके साथ मैं बचपन से खेलती चली आ रही थी। वो मेरे सामने वाले बेड पर ही बैठा था। एक तो पहली बार मैं ट्रेन का सफ़र कर रही थी और फिर वह भी इस भारी भरकम दुल्हन के जोड़े में। मैंने तो आज तक सलवार सूट भी नहीं ढंग से पहना था, हमेशा जीन्स शर्ट पहनती रहती थी, फिर लोअर और टी शर्ट में घूमती रहती थी। इस वक्त इस दुल्हन के भारी लहंगे में सख्त उलझन महसूस हो रही थी। बड़ी मुश्किल से मैं 16 से 17 घंटे का यह सफ़र अपने इस भारी लहंगे के साथ किया था। रात को सोने से पहले मैं जेवरात जरूर उतार दिए थे। जबलपुर पहुंचने के बाद मेरी सास ने अपने मोहल्ले की एक लड़की से दोबारा मेरा मेकअप ठीक करवाया था। मैं थकान से और नींद से बेहाल थी, लेकिन ट्रेन में मुझे ठीक से नींद नहीं आई थी। मैं हमेशा नींद की बड़ी पक्की थी। जब भी मुझे नींद आती मैं चाहकर भी खुद को जगा नहीं पाती थी, इसलिए अपने पति के कमरे में आने का इंतजार भी नहीं किया था।
तकिया पर सर रखकर मैं सो गई थी। ना जाने रात की किस समय मेरी आँख खुली तो मैंने देखा सुमित सोफे पर तकिया रखकर सो रहा था। यह देखकर मुझे बड़ी शर्मिंदगी सी महसूस हुई। मुझे उसका इंतजार करना चाहिए था। खैर मैंने घड़ी पर नज़र दौड़ाई तो रात के 2 बज रहे थे। मुझे बहुत भूख लग रही थी। जब से मैं आई थी बस नाश्ता करके ही सास ने मुझे कमरे में बिठा दिया था और मैं कमरे में आते ही लेटकर सो गई थी। मैं उठकर कमरे से बाहर जाना चाहती थी ताकि अपने खाने पीने का कुछ जुगाड़ लगा सकूं। लेकिन जैसे ही मैंने बेड से नीचे पाँव रखे, ना जाने नीचे क्या था कि मेरा पाँव से टकरा हो गया और मैं गिरते गिरते बची थी। लेकिन मेरे मुंह से एक चीख निकल गई थी और मैं जल्दी ही संभल भी गई थी। गिरने से तो बच गई थी, लेकिन चीख की आवाज़ सुनकर सुमित की आँख जरूर खुल गई थी। मुझे जागते देखकर वह मुस्कुराता हुआ उठकर मेरे पास आ गया। अपना तकिया भी बेड पर रखा। बेशक उसका बचपन से मेरे घर आना जाना था, लेकिन अब सुमित मेरे लिए बिल्कुल अनजान था। वह मेरे पास आकर बैठ गया। कहने लगा, हो गई तुम्हारी नींद पूरी? कितना जगाया मैंने तुम्हें, लेकिन तुम थी कि जागने का नाम ही नहीं ले रही थी। तुम तो सारे घोड़े बेचकर ऐसी ही सोई थी। गहरी नींद में जब मम्मी मुझे उठाती थी तो मैं उन्हें भी ऐसे ही कहती थी। उस वक्त तो मुझे काफ़ी शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी। मैं अभी यही सोच रही थी कि कैसे सुमित से यह कहूँ कि मुझे भूख लग रही है। तभी उसने मेरा हाथ थाम लिया। कहने लगा, बेशक हमारी माँ का आपस में आना जाना था और मिलना जुलना था, लेकिन मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। मेरी माँ ने जब मुझे तुम्हारे लिए पूछा था मैंने अपना फैसला माँ पर छोड़ दिया था, लेकिन फिर यह सोचने लगा पता नहीं तुम कैसी होगी, लेकिन तुम खूबसूरत हो। मुझे अपनी माँ के फैसले पर कोई भी ऐतराज़ नहीं है, बल्कि खुश हूँ कि मेरी माँ ने इतनी खूबसूरत लड़की मेरे लिए चुनी है। यह कहकर उसने साइड टेबल की दराज से अंगूठी निकाली और मेरी उंगली में पहना दी। कुछ देर तक वह मेरी तारीफें करा और वह मेरे हाथ देखकर चुप सा हो गया। कहने लगा, तुम्हारे हाथ इतने मोटे और बड़े से क्यों हैं? लड़कियों के हाथों जैसे तो खूबसूरत क्यों नहीं है? उसने मेरे हाथों को छोड़ दिया था। कहने लगा, मुझे लड़कियों में मर्दाना झलक बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैंने अपने हाथ गौर से देखे। शायद मुझे लड़कियों की तरह नाखून बढ़ाने का शौक नहीं था, ना ही अपने हाथों की केयर करने का मुझे कोई परवाह थी। इसलिए मेरे हाथ बड़े रूखे सूखे और हर वक्त लड़कों वाले खेल खेल कर मोटे मोटे से हो गए थे। वह बेड से उठकर अलमारी के पास चला गया। अलमारी खोलकर उसने एक ब्लैक कलर का ड्रेस मुझे थमा दिया। कहने लगा, जाओ इसे पहन कर आओ। मैं खुद भी इन भारी भरकम कपड़ों से तंग आ चुकी थी, इसलिए शुक्र किया कि लेकिन जैसे ही वॉशरूम में जाकर उन कपड़ों को देखा तो नेट की बहुत ही बारीक सी नाइटी थी, लेकिन मैंने शर्माते हुए वो पहन ली थी। उसे पहनते ही हुए भी मैं बेहद नर्वस हुई थी। मैं कमरे में आई तो सामने ही सुमित हाथ में परफ्यूम की बोतल पकड़े खुद पर स्प्रे कर रहा था। मुझे देखकर मुस्कुराता हुआ मेरे पास आ गया, मुझ पर स्प्रे करने लगा। कहने लगा, मुझे इस परफ्यूम की खुशबू बहुत पसंद है। यह कहकर वह मुझे अपने आप से लगाए बेड पर ले आया। मुझे प्यार भरी बातें करने लगा। उसकी नज़रें मेरे पूरे शरीर पर घूम रही थी और मैं बेहद शर्मा रही थी, क्योंकि ऐसी नज़रों से मेरा पहली बार सामना हो रहा था। कुछ ही देर में उसने मुझे अपनी आगोश में समेट लिया था। उसके हाथ मेरे शरीर के हर हिस्से का सफर कर रहे थे, लेकिन एक जगह जाकर उसके हाथ रुक गए थे। फिर अचानक ही वो मुझसे एकदम पीछे हटा था। उसके चेहरे के भाव एकदम से बदले थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उसे हुआ क्या है। वह फौरन कमरे से बाहर निकल गया। मैं काफ़ी देर तक उसका इंतजार करती रही, लेकिन वह वापस कमरे में नहीं आया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसे हुआ क्या है। अभी कुछ देर पहले तो बहुत खुश था, पता नहीं उसे क्या हुआ था। पूरी रात वह कमरे में नहीं आया था। सुबह मैंने अपने कपड़े बदल लिए, कमरे से बाहर आ गई। मैंने देखा वह बाहर लॉन्च के सोफे पर सो रहा था। मुझे हैरत हुई थी, वह कमरे की बजाय बाहर सोफे पर क्यों सो रहा था। मैं जैसे ही उसके पास आई वह मुझे देखकर मुंह फेरने लगा और फिर तो जैसे सिलसिला ही शुरू हो गया था। मैं जितना उसके पास जाने की कोशिश करती वह मुझसे उतना दूर भागता। वजह भी नहीं बताता था। शादी के बाद उसकी कुछ मीठी बातों ने मेरी दुनिया बदल दी थी, लेकिन वह पता नहीं क्यों मुझसे कतरा नहीं लगा था। काफ़ी दिन गुजर गए थे, लेकिन उसका व्यवहार मुझसे नहीं बदला था। एक बार मैं तंग आकर उसके सामने खड़ी हो गई। मैंने कहा, सुमित, आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? क्यों मुझसे दूर दूर रहते हैं? तो वह कहने लगा, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मुझे अगर पता होता कि तुम ऐसी हो तो मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करता। मैं उसकी बात का मतलब नहीं समझी थी। मैंने कहा, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है? वो कहने लगा, तुम्हारे अंदर तो लड़कियों जैसी कोई बात ही नहीं है। तुम तो मर्दों जैसी दिखती हो। तुम्हारी चाल ढाल और शरीर की बनावट तो
मर्दों जैसी है। यह कहकर कमरे से बाहर निकल गया था। शायद मैं ट्राउजर और टी शर्ट पहनती थी इसलिए वह ऐसा कह रहा होगा। क्योंकि मुझे शुरू से ही ढीले ढाले कपड़े पहनने की आदत थी, इसलिए मैंने अब तक अपने दहेज की फैंसी साड़ियाँ तक नहीं निकाली थी। अब मैंने अपने दहेज की वह सारी साड़ियाँ निकाल ली और उन्हें पहनना शुरू कर दी, और अपनी सास के साथ मिलकर सुमित की पसंद का खाना बनाना भी सीख लिया था। उसके सारे काम भी अपने हाथों से करने लगी थी। मैंने 2 महीने में ही खुद को एकदम बदल कर रख दिया था कि शायद सुमित का व्यवहार मुझसे ठीक हो जाए, लेकिन वह तो किसी पत्थर की तरह बन चुका था। रोज रात को देर से घर आता और सोफे पर लेटकर सो जाता। मैं उसकी संगत के लिए तड़पा करती थी, उसकी मोहब्बत पाना चाहती थी। आखिर एक नेचुरल सी ख्वाहिश है, मेरी शादी हुई थी और वह मेरा पति था। पत्नी होने के नाते मैं पति के साथ आलिंगन चाहती थी, भले जो हर चीज़ से लापरवाह रहती थी। अब सुमित की पसंद में ढल अपनी पर्सनालिटी तक खो बैठी थी। मैंने खुद को सुमित की पसंद में ढालने की हर मुमकिन कोशिश करके देख ली थी, लेकिन वह ऐसा ही था, मुझे अब भी बात नहीं करता था। एक रात में सो रही थी, मुझे चिल्लाकर बात करने की आवाज़ें आ रही थी और शोर से मेरी आंखें खुली तो मेरी सास और सुमित में बहुत बहस हो रही थी। मैं कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आई तो सास के कमरे की लाइट जल रही थी और कमरे से बहस करने की आवाज़ आ रही थी। मैं कमरे तक पहुंच गई थी, लेकिन जो बात सुमित और मेरी सास के बीच हो रही थी वह सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। सुमित अपनी माँ से कह रहा था कि वह दूसरी शादी करना चाहता है, और ये सुनकर तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकलते हुए महसूस हुई थी। मेरी सास कहने लगी, खबरदार, जो तुमने यह शब्द भी जबान से निकाला। वह कहने लगा कि मैं काव्या के साथ नहीं रह सकता। मेरी सास कहने लगी, क्यों, ऐसा कौन सा अयब है मेरी बच्ची में? तुम्हारे खातिर उसने खुद को बदल कर रख दिया है। खाना बनाती है, तुम्हारे सारे काम करती है, पूरे घर को उसने संभाल लिया है, अपने पहनने ओढ़ने चलने फिरने उठने बैठने तक का तरीका बदल लिया है। और एक तुम हो कि तुम उस पर सौतन लाकर बिठाना चाहते हो। वो कहने लगा, माँ, मैं आपको नहीं बता सकता कि उसमें क्या कमी है। मैं क्या उसके साथ कोई भी मर्द जिंदगी नहीं गुजार सकता, इसलिए मैं दूसरी शादी करूंगा। काव्या कहे तो मैं उसे तलाक भी देने को तैयार हूँ, और चाहे तो मेरे नाम के साथ भी जिंदगी गुजारती रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कहकर वह कमरे से बाहर निकला तो मुझे देखकर रुखसा हो गया था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह मुझसे नजरें चुराता हुआ कमरे में चला गया। मैं भी उसके पीछे कमरे में आ गई। मैंने कहा, आज मुझे बता दो सुमित की मुझ में ऐसी कौन सी कमी है जिसके खातिर तुम दूसरी शादी करना चाहते हो। वो कहने लगा, खुद को आईने में देख लो, तुम्हें मालूम हो जाएगा कि तुम्हारे अंदर क्या कमी है। मैंने कहा कि वह तो मैं खुद को रोज़ देखती हूँ, मुझे नहीं पता। इंसान को हमेशा अपना आप अच्छा ही लगता है, लेकिन तुम बताओ क्या बुराई है मुझ में। कहने लगा, तुम्हारे अंदर औरतों वाली खूबसूरती नहीं है। कपड़े पहनने से तुम्हारे शरीर की बनावट बदल नहीं जाएंगी। कभी अकेले में शीशे के सामने खड़े होकर देखना, बिल्कुल सपाट मर्दों के जैसे सीना है तुम्हारा। तुम्हारे पाते हुए मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं किसी मर्द के पास मौजूद हूँ, और मुझे तुमसे घिन आती है। तुम्हारी संगत में घुटन का एहसास होता है। मुझे तुम्हें छूने से कुछ भी अच्छा महसूस नहीं होता, और ना ही मेरे दिल के जज्बातों में कोई तूफान उठता है। तुम्हारे पास आने को जी नहीं चाहता। तुम्हें देखकर मेरा जी मतला नहीं लगता। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं तो उसकी बातें सुनकर बेजान सी होकर बैठ गई थी। औरत की इससे बड़ी जिल्लत और बेइज्जती क्या हो सकती है। जिन शब्दों में सुमित ने मेरी की थी, जो कमी उसने मुझे बताई थी, उसमें मेरा कोई बस नहीं था। जो इंसल्ट उसने मेरी की थी, मैं पूरी रात रोती रही थी। अगले दिन मेरी सास ने मुझे कहा कि जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम मायके नहीं गई हो, तुम कुछ दिन के लिए अपनी माँ के घर चली जाओ। मैंने कहा, मम्मी जी, अगर मैं यहाँ से चली गई तो सुमित तो दूसरी शादी कर लेंगे। यह सुनकर मेरी सास कहने लगी, मैं उसे समझाऊंगी, तुम उसका हर काम समय पर कर दिया करती हो, इसलिए उसे तुम्हारी कदर नहीं है। जब तुम यहाँ नहीं रहोगी तो वह खुद तुम्हारी कमी महसूस करेगा, फिर उसे तुम्हारी कदर होगी। मुझे अपनी सास की बात ठीक लगी थी। मैं वापस अपने माँ के घर चली गई। मैं पूरे 6 महीने बाद सुमित से दूर दिल्ली आई थी। मैं पूरी तरह बदल चुकी थी। जब मैं घर आई तो अपनी माँ के साथ लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरी माँ समझी कि मैं उनसे दूर रहने की वजह से उदास हूँ, इसलिए रो रही हूँ। अभी मुझे आए 1 घंटा ही हुआ था कि जब मोहल्ले के सारे लड़के जो मेरी ही उम्र के थे मुझसे मिलने आ गए, लेकिन मैं आज उनसे दूरी बनाकर मिल रही थी क्योंकि मेरी सोच बदल गई थी। उन लड़कों में एक लड़का शोहिद भी था। मेरी सबसे ज़्यादा दोस्ती उसी के साथ थी। वह भी मुझसे मिलने आया था। मैं सबसे हंस हंस कर बातें कर रही थी, लेकिन दिल ही दिल में मैं परेशान हो रही थी। मुझे सुमित की फिक्र सताई जा रही थी। सब मुझसे बातों में बिजी थे
बस एक सोहित था जो चुप था और एकटक मुझे देखे जा रहा था। जब सब चले गए तो वह मेरे पास आकर बैठ गया। कहने लगा, तुम्हें क्या हुआ है काव्या, इतनी उदास क्यों हो? मैंने कहा, नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। ये कहते हुए मेरे शब्द ना चाहते हुए भी आंखें नम हो गई। वो मेरे चेहरे में मेरे आंखों को बड़े गौर से देख रहा था। कहने लगा, हाँ, नजर आ रही है मुझे तुम्हारी खुशी। बचपन साथ गुजरा है, हमने साथ खेला है, साथ हंसे हैं और साथ रोए भी है। इसलिए मुझसे झूठ मत बोलो। अगर तुम्हारे पति ने तुम्हें कुछ कहा है तो बस काव्या, बस तुम एक बार इशारा कर दो, फिर देखो साले को कैसे ठीक करता हूँ। उसने अपने आस्तीन चढ़ाते हुए मुझसे कहा था। मैंने कहा, तमीज से बात करो, तुम्हारे जीजाजी है। कहने लगा, तुम्हारी आंखों में आंसू लाने वाला जो वजह बनेगा तो उसे छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा, सोहित वह बहुत अच्छा है। अब मैं उसे क्या बताती। मेरी दोस्ती सोहित की बहन के साथ बचपन से ही बहुत थी। वह शादीशुदा भी थी। सोचा कि जाकर उसे इस मसले का हल पूछती हूँ, शायद वह मेरी मदद कर दे। बहन बहुत खुश हुई थी, मुझसे मेरी शादीशुदा जिंदगी के बारे में पूछने लगी। मैंने उसे यही कहा कि सुमित बहुत अच्छा इंसान है और मैं बहुत खुश हूँ। फिर बातों ही बातों में मैं उसे झिझकते हुए वह सवाल पूछ ही लिया जो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गया था। वो मुझसे कहने लगी कि वो मुझे एक लेडी डॉक्टर के पास ले जाएंगी जो इस बात का इलाज करती है। मैं ये सुनकर खुश हो गई थी। मैं चाहती थी कि बिना किसी से कुछ कहे मेरी प्रॉब्लम का हल हो जाए। इसलिए मैं अगले दिन ही सोहित की बहन के साथ उस लेडी डॉक्टर के पास चली गई थी। उसने मुझे कुछ दवाइयाँ दी और अच्छी खुराक खाने के लिए भी कहने लगी। मैं घर वापस आई तो फ़ोन पर मेरी माँ मेरी सास से बात कर रही थी। मैंने माँ से फ़ोन लिया और खुद अपनी सास से बात करने लगी। उनसे सुमित के बारे में पूछने लगी। वो कहने लगी, मैं रोज़ उसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन वह मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उसे मना लूँगी। तुम बस अपनी सेहत का ख्याल रखो। मैं बहुत परेशान थी। लेडी डॉक्टर ने जो मेडिसिन मुझे दी थी वो मुझे खाना खाने के बाद खानी थी, लेकिन सास की बात करने के बाद जैसे मेरी भूख खत्म हो गई थी। मुझे लगा था मेरे जाने के बाद सुमित को मेरी कमी महसूस होगी, वो मुझे याद करता होगा, लेकिन वह तो अभी वैसा ही था। मैंने कुछ ही निवाले खाए और अपनी मेडिसिन खा ली। उसे खाने के बाद मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। सीने में दर्द की टीस उठने लगी थी। मुझे अपना सीना भारी भारी लगने लगा था। शायद मेरी प्रॉब्लम का हल यही हो, यह सोचकर मैं वह दवा खाने लगी और उसे खाते ही मेरे पसीने छूटने लग जाते थे। मुझे घबराहट होने लगती थी, लेकिन सुमित की खातिर मैं यह सब कर रही थी। एक बार मेरे नंबर पर सुमित की कॉल आ रही थी। जब से मैं दिल्ली आई थी सुमित की कॉल आज पहली बार आई थी। मैंने फ़ौरन से फ़ोन उठा लिया। मुझे लगा शायद वह मुझे याद कर रहा होगा, इसलिए उसने फ़ोन किया होगा। लेकिन वो कहने लगा, तुम जो खेल मेरे साथ खेल रही हो अच्छा नहीं कर रही हो। मेरी माँ मुझे तुम्हारे वजह से जायदाद से बेदखल कर रही है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं पता तुम जैसी मर्दाना लड़की ने मेरी माँ पर क्या जादू कर दिया है कि उसे सारी जहाँ की खूबियाँ बस तुम्हारे अंदर नजर आती है। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो अपना इलाज कराओ। मैं तुम्हें बस 10 दिन दे रहा हूँ, वरना तलाक भेज दूंगा। चाहे मेरी माँ मुझे उसके बाद घर से बेदखल कर दे, लेकिन तुम्हें मैं बर्बाद कर दूंगा। यह कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया और मैं यह सुनकर रोने लगी थी। बार बार सुमित सुमित कह रही थी कि मेरे साथ यह मत करो। जैसे ही फ़ोन बंद करके पलटी तो मेरे पीछे हाथ बांधे सोहित खड़ा था। उसे देखकर मैं जल्दी से अपने आंसू साफ किए थे। कहने लगा, तुम्हारे पति का फ़ोन था? मैंने कहा, हाँ। कहने लगा, क्या कह रहा था और रो क्यों रही हो? वह इस वक्त काफ़ी सीरियसली मुझे पूछ रहा था। मैंने कहा, तुमसे मतलब तुम क्यों हर वक्त मेरे सर पर सवार रहते हो और बिना बताए मेरे कमरे में दन से चले आते हो? तुम होते कौन हो मेरे कमरे में इस तरह मेरे बिना अनुमति के आने वाले? जाओ, निकलो बाहर यहाँ से। मैं उसे कुछ भी बताना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने उसे बड़ी खरी खरी बातें सुना दी थी। मेरा यूं गुस्सा देखकर मुझे कहने लगा कि तुम छुपा नहीं सकती मुझसे कोई भी बात। मुझे अंदाजा है कि तुम्हारे पति का व्यवहार तुम्हारे साथ ठीक नहीं है। मैंने कहा, यह हम पति पत्नी के आपस का मामला है। तुम होते कौन हो मेरे बीच में बोलने वाले? भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। मैंने उसे धक्का देते हुए कमरे से बाहर निकाल दिया और कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। सामने रखी अपनी मेडिसिन देखकर मुझे सुमित की बात याद आने लगी। मैंने 2 टेबलेट निकाली और एक साथ खा ली। मैं चाहती थी मेरी समस्या का हल जल्द से जल्द हो जाए ताकि मेरा घर टूटने से बच सके। लेकिन वह दवा खाते ही मुझ पर इस कदर घबराहट सवार हुई कि उल्टियाँ शुरू हो गई। मेरी हालत बिगड़ने लगी थी। मेरी माँ मेरी हालत देखकर परेशान हो गई। मेरे पापा घर पर नहीं होते थे, बाकी सब अपने बहनें अपने घर पर ही थी।
इसलिए मेरी माँ ने सोहित को ही बुलाया था और उसी को साथ लेकर मुझे हॉस्पिटल लेकर गई थी। 2-3 दिन तक तो मैं जो खाती थी मुझसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। लेडी डॉक्टर ने जब मेरी हालत देखी तो कहने लगी, यह दवा बहुत तेज़ है और उसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा है, आपके गुर्दे भी फेल हो कर सकती है। इस दवाई और ऐसी जाली डॉक्टर के पास जाकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें। वह मुझे उस मेडिसिन के इस्तेमाल की वजह पूछने लगी। मैं रोते हुए उसे सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर वह कहने लगी, यह सब भगवान के हाथ में होता है कि वह इंसान को कैसा शरीर देता है, बल्कि इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता। अक्सर लड़कियों को यह प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो मर्द चरित्र के कमज़ोर होते हैं, जिन्हें औरत की इज्जत का कोई एहसास नहीं होता, वह उनसे ऐसी बातें करते हैं। वक्त के साथ साथ यह प्रॉब्लम खुद ही दूर हो जाती है। अगर तुम्हारा पति तुम्हारे साथ फिजिकल होता है, तुम्हारे साथ पति पत्नी वाला रिश्ता बनाता है और तुम अपने खाने पीने का भी ध्यान रखती हो, तो तुम्हारा शरीर खुद ब खुद, यकीनन आपका पति दिमागी मरीज है या बहुत ही घटिया सोच का मालिक है। मेरी माँ भी वहीं मौजूद थी। यह बातें सुनकर माथे पर बल डाले सर झुकाए बैठी थी। घर आते ही सोहित ने मेरी माँ को मेरी मेडिसिन किस तरह इस्तेमाल करनी है समझाया और वापस चला गया। मेरी माँ मुझसे कहने लगी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं रोने लगी। मैंने कहा, माँ, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। आप हमेशा मुझे कहती थी कि तुम्हें घर बसाने का ढंग नहीं आता, लेकिन सच कहती हूँ माँ, मैंने अपने आप को सुमित के खातिर बदल कर रख दिया। सारे काम सीख लिए। आप बेशक मेरी सास से पूछ लें, लेकिन फिर भी वह मुझसे कहता है कि उसे मुझसे घिन आती है। मेरी संगत से उसका जी मितलाने लगता है और बातें औरत की रूह तक को घायल कर रख देती है। लेकिन मैंने यह सब सुनकर भी यह चाहा कि उसके दिल में मेरी जगह बन जाए, वह मुझे तलाक ना दे। मैं तलाक के नाम का दाग लगाना नहीं चाहती। मैं यह सब कहते हुए रोई जा रही थी। माँ की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। अगले दिन मेरी माँ ने मेरी बात सास से की। वह खुद परेशान थी, कह रही थी, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से काव्या की ज़िंदगी खराब हुई है। मेरा बेटा एक तवायब की मोहब्बत में गिरफ्तार था, उसके साथ नाजायज़ संबंध बना लिए थे। मैंने उसे अपनी कसम देकर काव्या से शादी करवा दी, लेकिन उसे उस बाजरू औरत की आदत पड़ चुकी थी। इसलिए घर की शरीफ लड़की में जब ऐसी अदाएं नज़र नहीं आई तो उसने काव्या में ऐब निकालना शुरू कर दिए। मेरी सास मेरे पास आई और खुद मुझे सुमित से तलाक दिलवाई थी। कहने लगी वह मेरी बेटी के काबिल ही नहीं था। लेकिन मर्द जात से ऐसा विश्वास उठ गया था। अभी तलाक हुए 2 महीने ही हुए थे कि सोहित की माँ सोहित का रिश्ता मेरे लिए लेकर आई, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। एक मर्द से बड़ी गहरी चोट खाई थी, इसलिए किसी दूसरे पर विश्वास नहीं कर सकती थी। मम्मी ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, सोहित ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि मुझे शादी नहीं करनी। वह लोग मायूस होकर वापस जा चुके थे। कुछ दिन बाद मैं आंगन में बैठी थी जब एक बॉल आंगन में जाकर गिरी थी। बाहर लड़कों का शोर होने लगा था। दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने बॉल उठा लिया। दरवाज़ा खोलकर अपनी बॉल वाला हाथ बाहर निकाला तो मुझे लगा बॉल लेने के लिए दरवाज़ा बजाया गया है, लेकिन किसी ने मेरा हाथ पकड़ा था। बॉल मेरे हाथ से छूट गई थी। मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने सोहित खड़ा था। मेरा हाथ उसी ने पकड़ रखा था। वह शायद अंदर घर के आना चाहता था, लेकिन मैंने दरवाज़ा पूरा नहीं खोला था। मैंने कहा, सोहित, मेरा हाथ छोड़ो। वो कहने लगा, इनकार क्यों किया तुमने? मैंने कहा, यह मेरी ज़िंदगी है, मेरी मर्जी। वह दरवाजे को धकेल कर अंदर आ गया। कहने लगा, बुराई क्या है? मुझ में इनकार की वजह बताओ। काव्या, मैंने कहा, मुझे शादी ही नहीं करनी। वो पूछने लगा, क्यों? बहुत मोहब्बत है उस कमीने इंसान से तुम्हें, जो उसकी याद में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती हो। वह मेरी आंखों में गुस्से से देखते हुए कह रहा था। मैंने कहा, नहीं, मुझे किसी से भी मोहब्बत नहीं है, समझे? मर्दों से ही नफरत हो गई है। अपनी ज़िंदगी में किसी मर्द को शामिल करना ही नहीं चाहती। वह कहने लगा, उस आदमी की वजह से तुम यह झूठे बहाने बना रही हो। आज भी तुम्हें सुमित से प्यार है, तभी इनकार किया है तुमने, वरना अपनी माँ के आंसू तुम्हें नजर आ जाते, अपने बाप की झुकी हुई नज़रें तुम्हें याद आ जाती, जो यह चाहते हैं कि तुम्हारा बस घर बस जाए। लेकिन तुम्हें सिर्फ सुमित से प्यार है, उसी के गम में अपनी सारी ज़िंदगी गुजारना चाहती हो। मैंने कहा, मुझे नहीं है सुमित से मोहब्बत। क्यों समझ नहीं आता तुम्हें? तो कहने लगा, ठीक है, फिर इस बात का सबूत दो मुझे। मैं इसी रविवार को तुमसे शादी करने आ रहा हूँ। अगर तुमने मुझसे शादी कर ली तो मैं समझ जाऊँगा तुम्हें सुमित से नफरत है। अपने लिए ना सही, अपने बूढ़े माँ बाप की खुशी के लिए तुम्हें मुझसे शादी कर लेनी चाहिए। यह कहकर वो चला गया था। मैं रोने लगी थी। मैंने वाकई अपने माँ बाप के बारे में सोचा ही नहीं था, जो मेरे गम की वजह से घुलने लगे थे। मैंने उसकी बात पर फिर कोई ऐतराज़ किया था। चुपचाप मैंने सोहित से शादी कर ली थी। लेकिन जब वह कमरे में आया तो मुझे अजीब सा डर महसूस होने लगा था। कहीं वह भी
मेरे उन्हीं शब्दों से इंसल्ट ना करे जैसे सुमित ने की थी। जैसे ही वह मेरे पास आकर बैठा मैं रोने लगी थी। वो कहने लगा, काव्या, हर आदमी इतना गिरा हुआ नहीं होता। बचपन से तुम मुझे जानती हो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी इन कमियों को तुम पर मैं जताऊंगा जिसमें तुम्हारा कोई बस ही नहीं है? मैं हैरान थी कि उसे यह सब कैसे पता। वो हर बार की तरह मेरे दिल में और मेरे दिमाग में आने वाले हर सवाल को कैसे जान जाता था। वो मेरा हाथ थाम कर कहने लगा, लेडी डॉक्टर की सारी बातें सुन चुका था, और वह भी जो तुमने लेडी डॉक्टर को बताया था। तुम्हारी माँ और बाप से भी कह चुका था कि ऐसी नीच घटिया इंसान से काव्या को तलाक दिलवा दे। मैं उसे अपनाना चाहता हूँ, इसलिए भूल जाओ वह सब जो हो चुका है। बस याद रखो कि तुमसे सोहित बचपन से ही मोहब्बत करता है। जिन दिनों तुम्हारी शादी सुमित से हुई थी मैं दूसरे शहर में था। मुझे इस बात की खबर बाद में हुई थी, वरना कभी तुम्हारी शादी होने ही नहीं देता। बात करते करते सोहित मेरी ज्वेलरी उतार चुका था, और जब उसने मुझे अपने बाहों में भरा तो मेरे दिल में कोई डर नहीं था। सुकून से मैं सोहित के सीने से लग गई थी। मैं नहीं जानती थी कि वह मुझसे इतनी मोहब्बत करता है। शायद असल मोहब्बत यही थी जिसमें इंसान दूसरों की कमियां नहीं देखता। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।